देखो, मानव का जो मामला है, ह्यूमन बॉडी, आपकी बायोलॉजी का लास्ट सेक्शन बचा हुआ है। और चलते चलते ये बताओ आप लोग कि ये बीमारी वाला जो टॉपिक है, क्या दांत खाद खुजली पड़े हो गया है ना? मैं पढ़ाऊंगा जो नई बीमारी आई है, जैसे जीका, निपा, इबोला वगैरह आया ना, उसको थोड़ा मैं अपडेट करा देता हूँ। तो लास्ट में मैं कराऊंगा उसको, घबराना नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने वो बीमारियां पढ़ रखी हैं, दांत खाद खुजली, खांसी, खसखसी, सब पढ़ रहे हो। उसको मैं ना पढ़ाऊंगा, फिर वो अपने आप देख लेना, काली खांसी वासी, है ना? मैं जो नई बीमारियां भी अपडेट आई हैं उनको देख लेंगे हम लोग। हो सकता है सवाल करे वहां से। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री कल चलेगा, है ना? कल 3 घंटे क्लास में और लूंगा, बता देंगे टाइम आपको, तो हम लोग कल कवर करेंगे। क्या देखते हैं कुछ ग्लैंड और हार्मोन ऐसा टॉपिक है, 4 ऐसे टॉपिक है जिनको आपको देख करके जाना चाहिए ह्यूमन बॉडी को लेकर के। पहला ब्लड और हार्ट। क्या? ब्लड और हार्ट, यहां से सवाल बनेगा, जो बन सकता है कॉपी में है। दूसरा आपको देख करके जाना चाहिए ग्लैंड एंड हार्मोन। तीसरा आपको देख करके जाना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। और चौथा आपको देख के जाना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? श्वसन तंत्र। देखो, 4 तो देख के जाना ही जाना है, बाकी आपकी मर्जी है। 69 के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 9 टॉपिक है ना, कुल 8 या 9 टॉपिक। अस्थि तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, बट वो उतने मायनेपूर्ण नहीं है जितने कि ये 4 हैं। हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें सवालों की संख्या टोटल है 70 या 72, 74 है। तो इन 74 सवालों में हमने इन 4 पर ज्यादा फोकस कर रखा है, और हमारा उद्देश्य ये है कि आप इनसे काफी हद तक कवर कर लेंगे, है ना? तो अब बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का है। हमारे पास 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं पूरे शरीर में, एक बहिस्रावी और एक अंतःस्रावी होती हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये मुख्य तौर पर जो सामन करती हैं, वो करती हैं एंजाइम। किसका? एंजाइम का। और जो अंतःस्रावी या एंडोकॉर्निक ग्लैंड होती हैं, ये करती हैं सामन हार्मोन को। बहिस्रावी ग्रंथियां हम तब कवर कर लेते हैं जब हम पाचन तंत्र को पढ़ रहे होते हैं। पूरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर कोई नाम है तो वो है लिवर। यकृत लगभग 1.5 किलोग्राम की ग्रंथि है, और इंसान उसे दान भी कर सकता है। कितना? 50% बताया हूं। तो लीवर एक प्रकार से बहिस्रावी की तरह व्यवहार कर रहा है। बहुत सी ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्रावी की तरह व्यवहार करती हैं और एंजाइम निकाल रहे होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ज्यादा प्रभावकारी हैं, और यह शारीरिक क्रियाओं में मुख्य तौर पर योगदान देती हैं। बॉडी फंक्शन को आगे बढ़ाने में, बीमारियों से बचाने में इनकी काफी क्षमता है। और हमारे पास जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनकी नाम है, ब्रेन में अगर देखा जाए, इंसान की खोपड़ी में तो 2 हैं, एक पिट्यूटरी और दूसरी पिनियल है। खोपड़ी थोड़ा नीचे आते हैं गले के पास, तो यहाँ पर थायराइड है और पैरा, कौन सी? पैराथायराइड है। थोड़ा और नीचे आएंगे, थाइमस, कौन सी है? और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ये बड़ी अलवेली ग्रंथि है, उसका नाम है, ये मिक्स है। कैसी है? मिक्स्ड होती है। अगर ये महिला है तो ओवरी होगा, पुरुष है तो हाँ। तो कुल मिला के हमारी इंटरनल या एंडोक्राइन ग्लैंड इतनी है। यहाँ से बनाने वाले जो सवाल है उनको हम फटाफट देखते हैं। काम की बातें सुनिए बस, बाकी और कोई मतलब नहीं है। हार्मोन से सवाल बनता है कि हार्मोन है क्या? तो ये जो भैया दाल भात खाते हो ना, उससे हार्मोन नहीं मिलता। चलिए, हार्मोन मिलता है दूध से। कहां से? दूध से, दाल से, और अन्य प्रकार के प्रोटीन वाले पदार्थों से। जब आप खाओगे प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीनों पिघल के क्या बन जाता है? हार्मोनों। समझ गए ना? तो हार्मोन एंजाइम वास्तव में है क्या? प्रोटीन। ये जो दलिया खा रहे हो या दूध पी रहे हो, तो मान के चलो क्या बना रहे हो? हार्मोन और एंजाइम बना रहे हो। आराम से जब कुछ खाया पिया करो तो ऐसे दिमाग में आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं वो एंजाइम और हार्मोन बना रहा है। अगर प्रोटीन कमजोर हुआ तो हार्मोन और एंजाइम कमजोर होंगे। ठीक है, चलते। तो हमारे पास पहली जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी। खोपड़ी में ये है ना हड्डी, तो कितनी हड्डी है खोपड़ी में? 8 कि 12? 8 है। अच्छा, चलिए, हाँ 8 ही है। तो इसी में एक गड्ढा है, यहाँ पर देखें, इसको बोलते हैं एस्फेनाइड। क्या बोलते हैं? एस्फेनाइड। इसी गड्ढे में एक काफी ज्यादा डिक्टेटिव टाइप की ग्लैंड है, जो सभी ग्रंथियों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है। उसका नाम है मास्टर या पिट्यूटरी। और इसी खोपड़ी में ही जो ब्रेन फंसा हुआ है, इसी ब्रेन में एक है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है?
कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी आल को, किसको? आल एंडोक्राइन को कंट्रोल करती है। तो राजा कौन हुआ? इसी में एक ग्लैंड है जो बगावत कर दी, कहे कि हम नहीं सहेंगे तुम्हारा अत्याचार, और उसका नाम है पैराथायराइड। क्या नाम है? पैराथायराइड। ना इसको सुनती ना इसका कहती, अपने हिसाब से करेंगे, ज्यादा मार बैठेंगे। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल टू पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कंट्रोल टू आल, और अपवाद किसका है? पैराथायराइड। मतलब सुनती है ऐसा नहीं है, लेकिन चाहे तो बगावत कर सकती है, यानी कि पावरफुल चीज है, उसको कोई छेड़ता नहीं है। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। चलिए, तो इसके बारे में जो बातें हुई हैं कि यह खोपड़ी की स्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में अवस्थित होती है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं, ध्यान देना, महिलाएं ग्लैंड और हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं पुरुषों की तुलना में। तो महिलाओं में इनकी आकार बड़ा है, और इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो शरीर की वृद्धि और विकास और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए काम में आता है। अब मामला के हार्मोनों में कौन कौन निकलता है, ये कहां से आ गए? चलिए, लिखा है 4-5 हार्मोन निकलते हैं। एक है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एक है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एक है लैक्टोजेनिक, और एक है ऑक्सी, और एक है वेसोप्रेसिन। काम की बात सुनिए। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। ज्यादा हुआ तो समस्या, कम हुआ तो समस्या। ज्यादा अगर हो गया तो वो बना देगा भीम कायत्व, है ना? खली को देखा है ना? हाँ, भीम कायत्व, एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं? अगर एसटीएच हार्मोन ज्यादा हुआ, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा हुआ तो ये समस्या। और अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम हुआ तो बौना, डॉर्फिज्म या बौनापन। इनका पूरा परिवार देख रहे हो, सब एक ही तरीके से है। हाँ हाँ, एक ही परिवार है भाई, लौंडा हुआ है। तो ये भी भाई सही है। अब रीजन क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी आ गई है ना? आगे बढ़ते हैं। एक और दिमाग में रखना, ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है ये महिलाओं में होता है, और मुख्य तौर पर ये मासिक चक्र आदि को नियंत्रित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये भी मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, लेकिन मेनली जो बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध श्रावण को आगे बढ़ाता है, यानी कि जो गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम जो बच्चों के लिए बहुत मजबूत आहार होता है उसको उत्पादित करने की भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में होने वाला हार्मोन है, और ये भी बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी लेबर पेन को कम करने का पूरी क्षमता रखता है। और बेसोप्रेसिन हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में है। इसका काम है वाटर बैलेंस करना, है ना, जल संतुलन बना के रखना। तो कुल हमारे पास 3, 2, 5 ऐसे मेन हार्मोन है। स्पेशली है हार्मोन की संख्या 10-12 जो निकालता है पिट्यूटरी, लेकिन मेन 5 है जिनको दिमाग में रख के चलना है। पहला सोमैटोट्रोपिक मेन है। बेसोप्रेसिन भी कई बार सवाल पूछा गया है, मूत्र उत्पादन की भावना को आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी आगे चल के चर्चा इस पर और हम करेंगे कि बेसोप्रेसिन कम कब होता है और ज्यादा कब होता है। बेसोप्रेसिन कम जब हो जाएगा तो मूत्र की उत्पादन क्षमता ज्यादा हो जाती है, बार बार हमें पेशाब करने जाना होगा। और ये तब होता है जब हम ज्यादा मात्रा में विटामिन सी खा लेते हैं या रगड़ के खाए घूम रहे हैं। तो ठीक है, चलिए, ये जितने चिल्ला रहे हैं ना सब खाते हैं। चलिए, कोई नहीं खाते। खैनी खाते हो क्या? कई बार खा लिया करो। है ना? ऐसा देखो, धूम्रपान निषेध है ना? मैं किसी भी तरह के धूम्रपान का उत्साहवर्धन नहीं करता, ठीक है? सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना? चलिए, ऑनलाइन है ना? नहीं, मैं वैसे भी नहीं करता, ठीक है? क्लियर हुआ? तो जब हम ज्यादा विटामिन सी खाएंगे, शराब पिएंगे, खैनी खाएंगे तो बेसोप्रेसिन हार्मोन डाउन जाएगा और यूरिन से बाहर निकालेगा पानी, और पानी बाहर जाएगा तो बॉडी में पानी की कमी आएगी, और पानी में जब पानी कमी आएगी तो मुंह हमारा सूख जाएगा, और इसको बोलते हैं हम डायबिटिक इंसिपिडस। क्या बोलेंगे? डायबिटिक इंसिपिडस। ध्यान देना, डायबिटिक इंसिपिडस और डायबिटीज में काफी अंतर है। डायबिटीज का मतलब शुगर हो जाना या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, और डायबिटिक इंसिपिडस मतलब पानी की कमी हो जाना। और पानी कमी कब होगी? जब बेसोप्रेसिन की कमी होगी, ठीक है ना? और बेसोप्रेसिन ज्यादा कब होगा? जब हमारी बॉडी में पानी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, यानी बेसोप्रेसिन हार्मोन हम कुछ ऐसी चीजें खाएंगे जो बढ़ा देगा। क्लियर हुआ? तो मेन आपको डायबिटिक इंसिपिडस याद रखना है, कब होगा? बेसोप्रेसिन हार्मोन कम होने पर। आगे बढ़िएगा।
ये दोनों बातें समझ में आई? ठीक है। यहाँ पर देखो डायबिटिक इंसिपिडस, इनको क्या हुआ है, एकदम पानी पीने में सारा जितना पानी है सब पी डाल रही है। चलिए, इसके बाद कौन सी है, थायराइड। ये गले के पास है ना, अंग्रेजी का एच अक्षर, ठीक है, इसको पढ़िए, लिखा है, ये दिख गया ना। और इसी पे दो और होती हैं ऐसे, कौन सी है ये, पैराथायराइड होती है ना। हाँ, तो इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, अंग्रेजी का एच अक्षर और सबसे बड़ी अंतासावी। कई बार सवाल पूछा गया है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती हैं, महिलाओं में आकार बड़ा है, पुरुषों में छोटा है। आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है और तत्पश्चात घेंघा या गलगंड या गाइटर रोग हो जाता है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी होती है तो गर्भस्थ शिशु का विकास रुक जाता है और शिशु का कैसा हो जाएगा, पगलेट टाइप का हो जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, मंद बुझता या क्रिटिनिज्म क्या बोलते हैं। पहले के जमाने में हर गांव में भोंदू होते थे, एक आध दो पागल हर गांव में दिखते थे ना, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे, सब ऐसी नॉर्मल खा लेते थे। अभी क्या है कि आयोडीन नमक सब खाना शुरू कर दिए हैं और इससे शिशुओं के मानसिक बुद्धि पर कोई कमी नहीं आती है। और घेंघा रोग भी लगभग खत्म हो गया है। भारत में घेंघा रोग मैक्सिमम कहाँ होगा, हमने बताया आपको शायद, राजस्थान और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, आगे ध्यान देना, जब वयस्कों में आयोडीन कम होता है तो ध्यान देना, एक बीमारी है मिक्सेडिमा, याद रखिएगा। शरीर में सूजन हो जाएगा और शरीर के तापमान में कमी हो जाएगी। अक्सर आजकल शहर की बच्चियां इससे बहुत प्रभावित हैं, है ना, जो प्योरली शहर की हैं, उनको शरीर में सूजन हो रहा है, मिक्सेडिमा पकड़ रहा है। एक और समस्या है जिसको बोलते हैं हासीमाटो, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हासीमाटो हो जाता है। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। खतरा तब बढ़ जाता है जब हासीमाटो की बीमारी का इलाज कर लेते हैं, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। खतरा तब बढ़ जाता है जब हासीमाटो की बीमारी का इलाज कर लेते हैं। इसका इलाज होते ही दवाई जहर बन जाती है। इसलिए डॉक्टर कभी भी थायरॉक्सिन हार्मोन अगर समस्या है तो जांच करवाता है, और जांच करवा के पता करता है कि मामला क्या है, उसके बाद दवाई देता है। ये हासूमाटू में अगर दवाई दी जाएगी, जिसे बोलते हैं थायराइड की हत्या रोग, और इसमें जो औषधि वो क्या कर देती है, विष काम करेगी। खास करके इस दौरान डॉक्टर क्या कहता है कि आप आयोडीन युक्त खान पान सुधारिए और स्वतः के आधार पर हासीमाटो को ठीक करिए। इसके अलावा ध्यान देना, ये घेंघा है ना, हाँ, ये घेंघा रोग आपका। चलिए आगे, ये बच्चा है, क्रिटिनिज्म हुआ है, इसको क्या हुआ है, मंद बुद्धि टाइप का है, लग भी रहा है, मुंह बंद कर, चल, हाँ, ये सारे सिम्टम्स है हासीमाटो वगैरह के, कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला कौन सा है, पैराथायराइड। एक दो, तो कितनी जोड़ी है, दो जोड़ी। ध्यान देना, इससे काम की बात करो। काम की बात यह है कि ये बिल्कुल किसके समीप पाई जा रही है, दो जोड़ी है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन या पैराथार्मोन निकलता है, जो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम और, ये याद रखिए, कई बार सवाल आया हुआ है। अब ध्यान देना, काम की बात इसमें यह है कि जब पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारे शरीर से कैल्शियम अस्थियों से निकल करके मांसपेशी में चला जाएगा। ऐसे मान के चलना कि हड्डियों में ज्यादा कैल्शियम होगा, और जब ज्यादा होगा तो इससे कैल्शियम निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा, मांसपेशी में पहुंच जाएगा। अब चूंकि इसमें हड्डी में कैल्शियम कम हुआ तो हड्डी हो गई कमजोर, क्या हो गई, कमजोर हो गई। और जब हड्डी कमजोर हो जाएगी और मांसपेशी में जब कैल्शियम ज्यादा भर जाएगा तो यही कैल्शियम चला जाएगा कहां, ब्लड में। कहां पहुंच गया, ब्लड में। और यही ब्लड से कहां पहुंच गया, किडनी में। कहां पहुंचा, और क्या हो गया, पथरी, है ना। तो कई बार पथरी बार बार होने लगे तो डॉक्टर को समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को अब एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट भेजा जाए, है ना। कुछ बीमारियां यहां से जुड़ी होती हैं, जैसे एक लोगों ने क्या किया, पथरी का ऑपरेशन करवाया, 2 साल बाद पता चला, डॉक्टर बताया फिर से पथरी आ गई, फिर करवाए, फिर से पथरी आ गई। क्या पथरी है, पत्थर है पैदा कर रहे हो क्या ऐसे लग रहा है स्टोन क्रशर पेट में भर के घूम रहे हो। तो पता चला कि इनको एंडोक्राइनोलॉजी समस्या है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जैसे आप कहें बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है ना कोई, उस पे इधर ही कहीं मैं देखा था, सुना था, एम्स से बड़ा भी बन रहा है, हाँ, उस पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकता है। तो अब ऐसे विभाग में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि विभाग। तो वो जांच करके बताएगा कि कौन सी ग्रंथि कैसा हार्मोन निकाल रही है। तो कई बार कुछ बीमारियां ब्रेन से होती हैं, है ना। तो जब कोई बीमारी पकड़ ना आए तो सीधे किसको दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजी वाले को, वो पूरी बात बता देगा मामला कहां पर है। इसके अलावा ध्यान देना, अगर इसकी मात्रा में कमी आती है तो रक्त और मांस का पूरा कैल्शियम कहां पहुंच जाएगा, लौट के हड्डी में आ जाएगा, और इससे हड्डियां जो है बहुत टाइट हो जाएंगी और तड़ाक से टूट जाएंगी, जिनको बोलते हैं ऑस्टियोपेरोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपेरोसिस के तौर पर जानेंगे। तो इस तरह से 2-3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। आगे ये टिटैनी दिखाया गया है ना, जैसे टिटैनी का मतलब ऐठन, हमने भी चर्चा की विटामिन डी के दौरान, याद आ रहा है, हाँ। इसके अलावा हमें ये ऑस्टियोपेरोसिस का जिक्र वगैरह दिया गया, कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, किडनी का स्टोन दिखाया गया है, भैया सही है। एक हमारे यहाँ रिश्तेदार के यहाँ किडनी पकड़ी भैया, तो उनको किडनी निकाला गया। तो जो लोग देखने जाते कहते कहाँ निकाला है, किडनी लाओ दिखाओ। तो वो कटोरे में किडनी उडनी अपना रखे थे, मतलब वो पथरी, तो
एक तरफ पथरी ला के रखते, एक तरफ बिस्कुट पानी ला के रखते। तो आदमी नाश्ता करता, पथरिया देखता, अच्छा इतनी बड़ी पथरी थी, हम कहे इसमें 2-3 पत्थर और मिला लो बाहर से, थोड़ा भौकाली बनेगा। हाँ, सड़क से जाओ, बड़े बड़े पत्थर लगा दो इसमें, तो लोग आपको बहुत मसीहा समझेंगे, पत्थर का मसीहा, है ना। इतना बड़ा पत्थर लेके जिंदा था, इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी था ये, है ना। तो हमारे गांव में लोग साक्ष्य मांगते हैं, कहते हैं पथरी हुआ, हाँ ठीक, अच्छी बात है, दिखाओ। तो जैसे आप साइकिल बनाते समय पुराना सामान लेके नहीं चले आते हो, तो वैसे पथरी निकलवाले डॉक्टर्स कहते हैं साहब पथरिया दे देना, देखना नहीं, नहीं तो लोग पूछेंगे कि पथरी कहाँ गई तुम्हारी। तो ये हालात भारत की है। आगे बढ़ते हैं। आधिवृक और हाँ, ये हमारा ब्रिक है, इसी के ऊपर आधि मतलब ऊपर, क्या ऊपर, तो दोनों के ऊपर एक जोड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम आधिवृक कहते हैं, एड्रिनल। इसकी सबसे खास बात है कि इससे जो हार्मोन निकल रहा है ये कई बार सवाल बनाता है ना, लड़ो उड़ो और भागो टाइप का हार्मोन है, तो इसको समझना। लिखा है किडनी के शीर्ष पर ग्रंथि है और कितनी होती है, यहाँ शुगर उपापचय और नमक को पचाने और ऊर्जा देने के काम में आती है। इसको हम 4 यस बोलते हैं, क्या बोलेंगे 4 यस, क्योंकि ये कई तरह के यस वाले काम करती है, जैसे शुगर को पचा रही है, साल्ट को पचा रही है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये सेक्स हार्मोन भी है। क्या है, सेक्स हार्मोन भी निकालती है। सेक्स ग्लैंड ना होने के बावजूद सेक्स हार्मोन निकालने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल है। तो याद रखिएगा, आंतरिक ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको 4 यस ग्लैंड के तौर पर जानते हैं। इससे निकलने वाला एक विशेष तरह का हार्मोन है जिसे हम क्या बोलते हैं, लड़ो उड़ो और भागो, और इसी हार्मोन से हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। डर, गुस्सा और खुशी आदि की स्थितियों में यह हार्मोन निकल करके शारीरिक संतुलन हमारा बनाता है, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। यह हार्मोन श्रावण शरीर में शर्करा की, ध्यान देना भैया, जब जब डरते हो तब तक शरीर में क्या बढ़ा रहे हो, शर्करा, चीनी बढ़ रही है, तो चीनी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, तो डरना नहीं है, समझ गया ना। कोई अगर ऐसे होते हैं अगल बगल, ऐसे कर देंगे, पकड़ मारो खींच के लगते हैं, कोई मिलेगा आपको, दरवाजे के साइड खड़े हैं ऐसे ऐसे अब आदमी यहाँ उधर से आ रहा है, घबरा गया, क्या हो गया, उसका हार्ट बढ़ गया, ये है, नहीं तो बेहोश ना हो जाए आदमी। स्थिर होते पकड़ के मारो पहले उसको। दो काम मत करना कभी, एक तो डरना, दूसरा अपनी पीठ पर किसी को बिठाना नहीं। इतनी सेंसिटिव चीज है पीठ, ब्रेन से भी ज्यादा सेंसिटिव है, और हम मानते हैं कि पीठ पे मार दो, कुछ होगा मारेंगे थपक, और भाई क्या हो रहा है, लटक के पीछे तो आप भी रखो, है ना। लोगों को नहीं समझ आता, अगर 1-2 घटनाएं हुई हैं, गलती से किसी ने धपाक मार दिया, कनेक्शन टूट जाएगा भाई, नीचे का लकवा मार जाएगा, ऊपर का काम ऊपर, नीचे काम, और ऊपर नीचे, यहां से कुछ काम नहीं करेगा। हाँ चलिए, तो पीठ पे नहीं बिठाना ना, कसम खा लेना नहीं बिठाना है। आगे देखते हैं। एक बीमारी है एडिसन, ध्यान देना, जब एड्रिनल हार्मोन का स्राव बहुत कम हो जाएगा तो एडिसन रोग होती है, और व्यक्ति का वजन क्या हो जाता है, गिरता, मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी और त्वचा पर काले काले चकत्ते आ जाएंगे, और वजन घटता है और भूख में कमी, त्वचा की समस्या, रक्तचाप, और महिलाओं में सेक्सुअल अरुचि उत्पन्न हो जाती है, सब एडिसन रोग है। और विटामिन डी, गोभी, सोयाबीन आदि खाने से इसमें सुधार किया जा सकता है, याद रखिएगा। दरअसल जो एडिसन है, एक तो थॉमस अल्वा एडिसन है, वो बल्ब वाले हैं, ये जो एडिसन है इन्होंने ही एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट या एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर इस बीमारी के बारे में पता चला है, और ये किसकी कमी से हो रहा है, एड्रिनल हार्मोन की कमी से। एक और बीमारी है कुंसिंग, कौन सी रोग, और ये इस हार्मोन की अधिकता से होता है, और चेहरे पर मांसपेशियों का जमाव, यहाँ पर मांसपेशियां जम जाएंगी और सूजन, और पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, थोड़ा जानते हो ना, बॉडी जंप करेगी आपकी, आप जंप करोगे मांसपेशियां भी जंप करनी शुरू कर देंगी, ये कुंसिंग के साथ जाना जाता है। इतनी बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीनियल, कौन सी, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉच, क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वॉच के तौर पर जानते हैं, या जैविक घड़ी के तौर पर। यहां से एक हार्मोन निकलता है, इंपॉर्टेंट है, वो है क्या नाम, मेलाटोनिन, क्या नाम है, मेलाटोनिन। एक बार सवाल आया कि दिन के उजाले में मेलाटोनिन ज्यादा कि कम, तो ध्यान देना, अगर आप रात्रि में बल्ब जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रात्रि में बल्ब जला के सोने का प्रयास करें, गलत तरीका है ना, सोते समय क्या करें, हाँ अंधेरे में, ध्यान देना, अंधेरे में मेलाटोनिन निकलने की गति ज्यादा होती है, और जितना बेहतर मेलाटोनिन का स्रावन होगा उतनी अच्छी खासी नींद आती है। तो अगर आप भूत नहीं डरते हैं तो आप रात को बल्ब बुझा दें, है ना, या हल्की रोशनी करें, क्योंकि रात में बल्ब जला के सोने का मतलब है अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे, रीजन मेलाटोनिन पर असर जाता है। ठीक है, ये रही कहानी, क्या, हाँ, तो लाइट जला के नहीं सोना है, बल्कि लाइट बुझा के सोना है, क्योंकि रात्रि में, अच्छी बात है। तो ये सारी कहानी रही आपकी पिनियल ग्लैंड को लेकर के, ठीक है।
अब ध्यान जनन ग्रंथियों को ध्यान दीजिएगा। अगर मेल की बात करें, ध्यान देना, और फीमेल, यहां से सवाल आजकल बन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मेल में दो प्रमुख, मेल की ग्रंथि कौन सी है? ब्रेसा या टेस्टिस, कौन सी है? यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एंड्रोजन, क्या निकलेगा? एंड्रोजन, और एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन, क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। दो हार्मोन निकलते हैं मेल के, ये द्वितीयक लैंगिक गुण दर्शाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल क्वालिटी, जैसे कि दाढ़ी मोछ आ जाना है, तमाम ऐसी बातें एंड्रोजन करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन बच्चे को पुरुष बनाते हैं, है ना? पुरुष समझते हो? मर्द को दर्द कौन है भाई? अल्लाह अंदाजे दर्द होता है, ठीक है, बहुत दर्द होता है। चलिए ध्यान देना, एंड्रोजन क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक गुणों को दर्शाएगा, और टेस्टोस्टेरोन शरीर को मजबूत बनाता है, बलिष्ठता लाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। महिलाओं में मुख्य तौर पर एस्ट्रोजन है। ध्यान देना, एस्ट्रोजन तीन नामों से जाने जाते हैं, और एक होता है एस्ट्रोन, क्या होता है? एस्ट्रोन। एक होता है एस्ट्रोडायोल, क्या होगा? एस्ट्रोडायोल। और एक होता है एस्ट्रॉयल। वास्तव में ये तीनों के तीनों एस्ट्रोजन ही हैं, बट नाम में परिवर्तन के इनके प्रकार होते हैं। यूपीपीसीएस ने ये पूछ लिया था एस्ट्रोन, और लोगों ने एस्ट्रोन नहीं सुना था, केवल क्या सुना था? एस्ट्रोजन। तो ध्यान देना, एस्ट्रोजन के तीन प्रकार हैं, एस्ट्रोन, एस्ट्रोडायोल और एस्ट्रॉयल। ये तीनों मिलकर के महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक गुणों, यानी कि प्यूबिक हेयर का आना, स्तनों का उभार होना, और साथ ही साथ जो अंडाणु का उत्सर्जन है, ओवुलेशन, उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा हाँ, दो और ध्यान रखिएगा, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन होता है, और ये गर्भधारण में मदद करता है, गर्भधारण में मदद करता है। और एक और है रिलैक्सिन, कौन सा? रिलैक्सिन। ये बच्चे के जन्म के समय लेबर पेन कम करेगा और दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ाएगा। तो महिलाओं में हार्मोनल के लेवल पर थोड़ी ज्यादा वरीयता दी जाती है, रीजन कि शारीरिक क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो एस्ट्रोजन की तीन नाम, एस्ट्रोन, एस्ट्रोडायोल और एस्ट्रॉयल। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन गर्भ धारण करने के लिए, इसलिए बोलेंगे प्रेगनेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन? प्रेगनेंसी हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा को कम करेगा और दुग्ध स्रावन को आगे बढ़ाएगा। पुरुषों में दो हार्मोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन तो देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लगाना। हाँ, हो गया। तो पहला सवाल पढ़िएगा, लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का श्रावण होता है। सही है? बड़ा छोटा लिखा है भाई। चलो, बैसाबी से एंजाइम का, माइबोमियन ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। माइबोमियन ग्रंथि कीचड़ वाली ग्रंथि होती है, और एक ऐसी है, कैसी है? बैसाबी। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकले हुआ हार्मोन नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? तो आपका उत्तर है केवल सी। यहाँ पे विकल्प जो है वो सी वाला है आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो जाएगा। तो जो लोग हार्मोन और अभी ग्रंथि पढ़ के निकले हैं ताजा ताजा, वो बहुत आराम से उत्तर दें, है ना? आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करने वाला हार्मोन कौन सा है? एसटीएच है, गोनेडोट्रोपिक है, लैक्टोजेनिक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ना, जिसे बोलते हैं बेसोप्रेसिन। क्या हो जाएगा? बेसोप्रेसिन। इनमें से तो विकल्प नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प। देखो, जो आपको प्रिंट मिला होगा इसमें नीचे ई ऑप्शन भी दिख रहा होगा, उसको काटते चलिएगा, वो गलती से आ गया है ना? हाँ, तो यहां से सुधार लेना, जो यहां है वही सही है,
ठीक है, वो गलती से प्रिंट क्या हुआ कि जब तक मैं बोला कि इसको सही करना है तब तक ये सारा छप के आ चुका था। तो आप सुधारते चलना है ना, ई ऑप्शन सारे काट देना। अभी सुधार करने में 1-2 महीने तो लग ही जाएगा ना। टाइपिस्ट ई पे बैठे हैं एकदम, हमने लिख के नहीं दिया था, ई काट के दिया था। बट वो हुआ क्या कि वो ई विकल्प दिमाग में है उनके, इनमें से एक से अधिक, एक से ज्यादा, वो चल गया। जब मैं उसको बोला हटाने तब तक छप चुका था, है ना। तो यहां से सुधार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताना और आराम से पढ़ के उत्तर देना। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन में जस्ता धातु पाई जाती है और इंसुलिन वास्तव में वसा द्वारा निर्मित होता है। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भूमिका निभाता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है और अग्नाशय खराबी से ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन का श्रवण रुक जाता है। गलत कौन सा है भाई? इंसुलिन किससे बना है? याद आ रहा है ना? अभी हम लोगों ने चर्चा की, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ आप सही, मैंने क्या कहा याद सही करो ना। मैंने यही कहा कि कृपया फिर से सुन लो। ऑफलाइन हाथ में जो कॉपी है उसमें कुछ मिसप्रिंट आ गया है, कृपया यहां से देख करके इसी को सत्य माने। अब दोबारा हल्ला मत करना, सही कर लो। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, वह सही जगह प्रोटीन कर लो। फिर से क्लियर करो। आप सभी से गुजारिश है कि इनमें से कोई नहीं विकल्प को ना माना जाए, उसे हटा दिया जाए। 4 ही विकल्प पर काम करिए। अच्छा, ये जो लिखा है वही मानिए, ठीक है। आप प्रोटीन काट के वसा लिख दो और उसके बाद सही करो। चलिए अद्भुत प्राणी। चलिए सोमैटोट्रोपिन बताना। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बौनापन और भीमकायत्व, लैक्टोजेनिक दूध का निर्माण, मेलाटोनिन निद्रा, बेसोपेसिन प्रसव पीड़ा का नियंत्रण। ये गलत है, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी वाला। बेसोपेसिन मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मूत्र निर्माण को नियंत्रित करता है। ई विकल्प को काटते रहिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन वृद्धि होने लगती है। गलत है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथि से निकला हार्मोन कैल्शियम सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन का संबंध आयोडीन से है, तो गलत कौन सा है? ए वाला। ठीक है, आप सभी ए विकल्प को काटते रहिए। 5 नंबर के बाद 6 नंबर बताना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मंदबुद्धा, गार्टर, हाशिमोटो। ध्यान देना, यहां पर कमी को कर देना अधिकता, या ऐसे लिख देना कमी से होने वाला कौन सा रोग नहीं है। क्या कर देना? नहीं। तो कौन सा है? ग्रेप्स। कौन सा होगा? ग्रेप्स। बाकी तीनों है, उसको नहीं करना। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन कमी से होने वाला रोग कौन सा नहीं? इसमें ग्रेप्स नहीं है। ग्रेप्स रोग और प्लूमर रोग ज्यादा से होता है, वहीं पर लिख देना। लिखिए ग्रेप्स और प्लूमर 2 बीमारियां होती हैं। ग्रेप्स और प्लूमर ये तब होता है जब आयोडीन अधिकता हो जाती है। वहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। हाँ, प्लूमर और ग्रेप्स तब होता है जब आयोडीन ज्यादा हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का। एड्रेनलिन क्रोध, भय और खतरा, फेरोमोन साथी को आकर्षित करना, एस्ट्रोजन महिला हार्मोन, एस्ट्रोन पुरुष नहीं है ना, ये भी कैसा है? फीमेल है। विकल्प नंबर डी लगा लीजिएगा, ई वाला काट दीजिएगा। ये कौन सा हो जाएगा? एड्रेनलिन। लड़ो और उड़ो और भागो, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत छोटा लिख दिया इन्होंने। चलिए अब बताना। प्रसव पीड़ा को कम करना, ऑक्सीटोसिन। 10 नंबर देखिएगा। पिट्यूटरी से स्वतंत्र कौन सा काम करती है? अभी चर्चा हुई थी ना हम लोगों की। हाँ ठीक है। चाय, कॉफी, बिस्की, मदिरा आदि के अधिक सेवन से एडीएच के हार्मोन में कमी, अधिकता बताना। एडीएच हार्मोन के सेवन में कमी आएगी ना। हाँ, और इसमें जब कमी आएगी तो
मूत्र बार बार ज्यादा होगा और इससे प्यास ज्यादा लगेगी। इसे बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस के तौर पर जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 12 नंबर का। पता ना, एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटिक उदकमोह हो जाता है। सही है। पेट्रेसिन कृत्रिम रूप का एडीएच है। एडीएच हार्मोन अधिकता से रुधिर सांद्र होकर अधिक दाब युक्त हो जाता है। मधुसूदनी हार्मोन एक पेप्टाइडल हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? मधुसूदनी हार्मोन वही हार्मोन है जो आपके शरीर में वो पैदा कर दे शुगर। तो कौन सा है? इंसुलिन। तो वास्तव में ये कौन सा है? मतलब क्या ही लिखना चाह रहे हो? इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? मधुसूदनी। चलिए, तो यहां पर एडीएच हार्मोन ये तो सही है, पेट्रेसिन भी सही। गलत यहां पर ये है, एडीएच जब ज्यादा हो जाता है तो रुधिर सांद्र नहीं, रुधिर तनु होता है। क्या होता है? तनु। क्योंकि ब्लड में पानी ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड में वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इनमें से गलत कौन सा है? नहीं, सी वाला है ना। अच्छा, आपका सही है। ठीक है। और मधुसूदनी हार्मोन एक पेप्टाइडल हार्मोन है। ठीक है, चलिए, आप में सही है ना। बस खाली सार समझो उसका। कौन सा नर जनन हार्मोन है इसमें? एस्ट्रोजन, ये फीमेल है। एस्ट्रोडायोल, एस्ट्रोन, इनमें से पक्का? हाँ, एक्ट्रोल। उसको काट दो, इनमें से कोई नहीं कर दो, इनमें से कोई नहीं। हाँ, वही आप ही वाला तो है। अच्छा, ज्यादा आ गया क्या? 13 छूट गया क्या? अच्छा चलो, इसमें नहीं दिख रहा, चलो हम करा रहे हैं। कौन? 13 नंबर। असल ये मॉडिफाई होके आया है। 13 कौन सा है इसमें? सिक्रेटिन और कैल्सिट्रॉल, एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन एंजाइम। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत उनका चयन करना है। कैल्सिट्रॉल बी के सही है, एरिथ्रोपोइटिन यकृत के द्वारा। ए वाला गलत है, सिक्रेटिन ए। 14 नंबर देखिए, अब सही है 14। हाँ, 13 के बाद 14 हो गया ना। 15 बताना, इसमें क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन नर है, एंड्रोजन मादा, ये सही है ना। लेक्सिन मादा, प्रोजेस्टेरोन नर। तो गलत कितने हैं इसमें से? 2 है ना, बी और डी। तो दोनों विकल्प लगा लीजिए, बी और डी। बी और डी लगा देना। अच्छा, एंड्रोजन तो नर है ना। हाँ, गलत कौन सा हो गया अब? केवल डी। चलिए, केवल डी लगाई। किस हार्मोन के प्रभाव से दिल की धड़कन बढ़ जाती है? एड्रिनो, लड़ो उड़ो और भागो वाला है ना। हाँ, 16 देखना। पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी समस्या संभव है? पैराथायराइड हार्मोन की कमी से पथरी, टिटैनी ना। ठीक है, पथरी संभव है नहीं। प्लूमर रोग बताना, अभी पढ़े हो ना। थायरॉक्सिन हार्मोन के अति श्रावण से प्लूमर रोग हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के अति श्रावण से। क्वेश्चन नंबर 18, थायराइड की हत्या नामक रोग कौन सा है? हासी मोटो। ए नंबर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ए। 19 देखना। अच्छा, 19 है ना ये तो। हाँ, अगला देखिएगा, महिलाओं का मासिक चक्र कब समाप्त हो जाता है? या समाप्त होता है, क्या होता है बताना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन दोनों का, बी और सी। ध्यान देना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये तो पुरुष का है ना, तो 2 ही है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो अंडाणुओं का उत्सर्जन करेगा और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी धारण करने की क्षमता
विकसित कराएगा। और जो महिलाओं का मासिक चक्र बंद होता है उसको बोलते हैं मोनोपोज। और मोनोपोज की अवस्था में आते समय इन दोनों हार्मोन कोई खास काम नहीं रह जाता है। तो उत्तर बी और सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है आपके हिसाब से, और मेरे हिसाब से 22 है, एक कैंसिल हो गया। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन से जुड़े हुए प्रमुख कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कमी से बौनापन, भीमकायत्व, अधिक व्यायाम से सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बढ़ जाता है, घट जाता है, आपने पढ़ लिखा है। और इसके बाद वयस्कों में एसटीएच हार्मोन से साइमन रोग हो जाता है। इनमें देखो जो गलत है वो घटना गलत लिखा है, वास्तव में क्या होगा, ये बढ़ जाता है। जब आप ज्यादा व्यायाम करेंगे तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, आपने बढ़ा लिखा हुआ है, तो आपका आल सही क्या हो जाएगा, आल सही। एक ध्यान देना कि जब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा होगा तो साइमन रोग, कौन सी रोग होती है, वही लिखेगा नीचे, समय से पहले बुढ़ापा। साइमन रोग का सिम्टम्स है समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर वयस्कों में आ गया, समस्या कम हुआ तो समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। साइमन का सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 21 आगे है, युग्मों के चयन की कहानी है। सही युग्म का चयन करना है इसमें से। अधवृक्क ग्रंथि है, कार्टिसोल, जनन ग्रंथि है, प्रोजेस्टेरोन, पैराथाइड थायरॉक्सिन है, और अग्नाशय ग्लूकेगॉन है। इसमें तो सारे सही हैं, सारे सही हैं। अग्नाशय निकालता ना ग्लूकेगॉन, अल्फा, कौन सी, अल्फा ग्लूकेगॉन निकालती है, बीटा इंसुलिन और गामा, बताओ। सोमैटोस्टैटिन क्या निकालेगा, सोमैटोस्टैटिन। तो 3 हार्मोन निकलते हैं, अल्फा ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन और गामा। सही है, कार्टिसोल सही है। चलिए अगला पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। अंतःस्रावी 22। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि उपस्थिति के नीचे और फेफड़ों के मध्य होती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक प्रतिरक्षा हार्मोन निकलता है। अब आपको गलत का चयन करना है, ये दोनों सही है। ऊपर की बात बताइए, अंतःस्रावी नलिका विहीन है और बहिस्रावी नलिका युक्त है, क्या मानते हो? दोनों अपोजिट लिखे गए हैं, तो लिख दो दोनों के दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, दोनों गलत हैं, इसमें से सही कर लेना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपके हिसाब में कौन सा है, 24। कौन सा शरीर को युद्ध के लिए तैयार करता है? ये तो वही होगा जो लड़ो वाला है ना, एड्रेने या एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन या एपिने, उसको पा कर लेना, वहां लिखा होगा एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, दो बड़ी बातें हैं। आगे पढ़िए, उसको मुख्यता कर देना, और मूर्जता लिखा है उन्होंने, लिखा है मुख्यतः हार्मोन किससे बने होते हैं, विटामिन, कार्बन, प्रोटीन, खनिज लवण, प्रोटीन। हाँ, बेहद आसान सा सवाल है ये तो। अब बताना इसका, अब ध्यान देना। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है, ध्यान देना, ब्लड, दूसरा है श्वसन तंत्र, और तीसरा है ब्रेन। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, 4, जो अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे और आपको वो सारी बातें लिखाते रहेंगे जो एग्जाम में आ सकती हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि आप हूबहू वहां से काम बना सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित पर अध्ययन कीजिए और गलत युग्म का चयन कीजिएगा। ये ब्लड के बारे में बात की गई है, जो कि ब्लड का फैक्ट है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, ध्यान देना, जब शरीर का वजन कितना हो, 70 किलोग्राम हो। मानव के रक्त का पीएच मान 7.8 है, सही है? कितना होता है, 7.35 से 7.45। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत 7 से, ये सही है। और 1 यूनिट रक्त का मान कितना होता है, 450। तो इसमें गलत कौन सा है, बी वाला। तो ये रक्त से जुड़ा हुआ अभी तक का जो सवाल पूछा गया फैक्चुअल, वो एक साथ मैंने कर दिया था, ये सवाल पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, हमने गलती कहां की थी, पीएच मान वाले पे। और पीएच मान दुनिया के हर छात्र को पता है, आपको भी पता ही होगा। 1 यूनिट रक्त का मान 4 से 450 ml। और जब आप रक्त दान करने जाते हो कितना लेता है आपसे, 1 यूनिट ना। हाँ, यानी कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं उसको, 450 ml, यानी आधा लीटर से
कम कम ना, ठीक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू होता है। आगे बढ़िएगा। लाल रंग, अच्छा ब्लड का एक्चुअल रंग क्या है? ब्लड का वास्तविक रंग क्या होता है? येलो। और जब इसमें क्या मिला दोगे? आरबीसी, और तो कैसा हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिख रहे हैं रक्त प्लाज्मा, जो कि ब्लड को अगर डिवाइड करें तो दो हिस्सों में बटेगा ना ब्लड, एक हिस्सा प्लाज्मा का और एक हिस्सा ब्लड सेल का। जो प्लाज्मा है ये 55 से 60 होता है और ये 40 से 45, कितना? 40 से 45, सही ना। अब ध्यान देना, ये सजीव हिस्सा कैसा हिस्सा है? सजीव होता है। और प्लाज्मा कैसा हिस्सा है? निर्जीव हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो परसेंटेज है वो दोनों सही है। प्रोटीन, अब प्लाज्मा को 100% मान लें तो उस पूरी प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% क्या होगा? पानी ही होता है। और 7 से 8% अकेले क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन होता है, जिनमें 4 प्रोटीन है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडी। 4 प्रोटीन मिलकर 7 से 8% बनाते हैं। तो प्रोटीन का वैल्यू क्या लिखा गया है? लेकिन प्लाज्मा पानी का क्या है? गलत है। कितना देना चाहिए इस पे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। हमारा ब्लड जो सेल है वो 3 है, कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 100, डब्ल्यूबीसी का 7 से 10 दिन और प्लेटलेट्स का 7 डेज, कितना? 7 दिन। तो डब्ल्यूबीसी 7 से 10 दिन जाता है? नहीं, 7 से 10। अब अपना सही कर लो भाई, अब मैं जो बता रहा हूं वही सही है। 7 से 10 होता है, 4 दिन से कोई मतलब नहीं है। 7 एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा जिंदा है और 7 दिन एग्जैक्ट होता है आपका इसका प्लेटलेट्स का, ठीक है। सही कर लेना। क्लियर हुआ यहाँ पर? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो भी होगा आपको, इसको बताइए। वयस्कों में रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। तो जो हमारी मोटी हड्डियां होती हैं, इन्हीं मोटी हड्डियों में क्या होता है? लाल और पीला। कैसा? लाल और पीला कलर का बोन मैरो है, यहीं से क्या बनता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहां लिखा है कि अस्थिमज्जा का रंग सफेद और नीला है। भूत का अस्थिमज्जा थोड़ी है, मनुष्य का ही है ना। रक्त कणिकाएं जीवित होती हैं, अभी पढ़ा ना आपने। और लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो इनमें गलत कौन सा है? केवल 2 लगा लीजिए। गलत लिखा है लेकिन आप गलत ही ढूंढिएगा, केवल 2 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लगाना। ये सवाल कई बार पूछता रहता है, अब आप बताना क्या लगाओगे इसमें। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य? रक्त अल्पता को दूर करना। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया। और ये क्या है? एक तरीके से रक्त अल्पता की समस्या। देखो, एनीमिया 3 तरह से होती है। एक होती है विटामिन वाली, विटामिन B6, B9 और B12। एक होती है आयरन के कमी से। एक और है सीकल सेल, सुना होगा ना, सीकल सेल एनीमिया। अब सीकल सेल को लेकर के सरकार अभी देखो तो परेशान चल रही है, हा? सिकल सेल 2047 तक हटाना चाह रही है। एक आनुवांशिक समस्या है जो हमारे यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनको होती है। आमतौर पे आपको हमको नहीं हुई। रीजन कि ये सिकल सेल उन्हीं के जन्मजात चलता आया है। इसलिए एक भारत का जो आंकड़ा ये कह रहा है कि आदिवासियों में 25 साल आते आते लगभग 10 में से 5 से 6 लोग प्रभावित हो जाते हैं और 3 से 4 लोग मारे जा रहे हैं इससे, सिकल सेल से। किसी सरकार ने ध्यान सिकल सेल पर नहीं दिया। बेसिकली ये जो सिकल सेल है ये आपका ओरिजिन है लैटिन अमेरिका से। लैटिन अमेरिका जानते हैं, ये मैक्सिको वगैरह लेके पूरा, तो लैटिन अमेरिका से ओरिजिन है ये। भारत के जो जितने भी आदिवासी लोग हैं वो प्रभावित हैं। तो सरकार रक्त की जांच करवा करके आने वाले 2047 तक सिकल सेल से हटने की बात कर रही है। अब सोच के देखो कि 21वीं सदी का भारत है, एडवांस भारत है, एडवांस मेडिकल सेक्टर हमारे पास है और 2023 चल रहा है। 23-10-33-10-43 और लगभग 25 साल का समय लग रहा है किसको हटाने में? सिकल सेल को। जबकि हम लोग मलेरिया कब हटा रहे हैं? 30 में। टीबी कब हटा रहे हैं? 25 में। तो मामला इतना खतरनाक है सिकल सेल का कि हमें 25 साल लग जा रहा है। आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये फ्रंट लाइन की बीमारी नहीं थी, किसी अमीर व्यक्ति को हुई नहीं।
जब किसी अमीर व्यक्ति को नहीं हुई तो लोगों ने इसे क्या किया, चलने दिया। अब आदरणीय मोदी जी के ध्यान में आया, उन्होंने ये काम ध्यान में दिया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अच्छी खबर है वो। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसाइथीमिया बताना जरा क्या है। पॉलीसाइथीमिया का कारण क्या है? डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, प्लेटलेट्स का बढ़ना या आरबीसी का? उत्तर हो जाएगा आरबीसी। ध्यान देना, आरबीसी उम्र के साथ बढ़ जाती है। आरबीसी की जो वैल्यूएशन है वो है कितना? 45 से 50 लाख प्रति एमएम क्यूब। कितना है? 45 से 50 लाख प्रति एमएम क्यूब ब्लड में आरबीसी की आदर्श मात्रा होती है। और आरबीसी की तुलना में अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की वैल्यूएशन मात्र 4000 से लेकर के 9000, कितना? 9000 प्रति एमएम क्यूब है। और इसी की तुलना में हम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो कितना है? 3 से 5 लाख, कितना? प्रति एमएम क्यूब। ये सब आदर्श वैल्यूएशन है जो कि किसी में पाई नहीं जाती हैं। आप अपना प्लेटलेट चेक कराओगे 2 लाख मिले, कितना मिल जाएगा? 2 लाख 2,10,000। बहुत बहुत बधाई हो। 3 से 5 के बीच में होना चाहिए, होता नहीं किसी का, कम ही रहता है लगभग लगभग। यहां से क्लियर हुआ? आरबीसी कितना है? 45 से 50 लाख। डब्ल्यू किसी कितना है? 4 से 9000। और प्लेटलेट कितना है? 3 से 5 लाख। तो पॉलीसाइथीमिया कब हुई? जब आरबीसी की मात्रा बढ़ी। तो सबसे ज्यादा आपके ब्लड में कौन सा कण है? आरबीसी। और ये बढ़ गया तो पॉलीसाइथीमिया होगी, खून गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आम वयस्कों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है किसी किशोर की तुलना में। कारण कि जब हम 45 साल के हो जाएंगे तो हमारा आरबीसी तुलनात्मक रूप में ज्यादा हो जाता है और खून गाढ़ा होगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? कम होगी, अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। लिखा है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ध्यान देना, हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कणिका और होते हैं कणिका रहित। कैसे होंगे? कणिका रहित। जो कणिका युक्त होते हैं ये 3 होते हैं। पहला होगा बेसोफिल्स। क्या होता है? बेसोफिल्स। और ये एलर्जी पैदा करता है। क्या करेगा? एलर्जी पैदा करेगा। मान के चलो कि बॉडी में कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया, अब उसको बताने का काम किसका है? बेसोफिल्स का है। आपको छींक आनी शुरू हो जाएगी, शरीर पर दाने पड़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मामला कुछ सही नहीं जा रहा है। इसके बाद दूसरा कणिका वाला है, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा मात्रा का, लगभग 60 से ज्यादा % मात्रा डब्ल्यूबीसी की अकेले किसकी होगी? न्यूट्रोफिल्स की। और ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को मारता है। क्या करेगा? सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं मिलिट्री पावर। क्या बोलते हैं? मिलिट्री पावर के तौर पर जानते हैं। यानी कि मान के चलो कोई हानिकारक आया तो बेसोफिल्स ने सिम्टम्स बताए और इसने क्या किया? मार के उसे समाप्त कर दिया। तीसरा एक कण होता है, उसे हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। क्या बोलेंगे? इओसिनोफिल्स बोलते हैं। और जो इओसिनोफिल्स होता है ये एलर्जी को कम करता है। जो एलर्जी आपकी बॉडी में हुई थी उसको कम कर देगा। और दूसरा, घाव भरने में सहायक होता है। तो यहां पर लिखा है बेसोफिल्स, एलर्जी सही है, रोगाणुओं को बचना सही है। अब ध्यान देना, कणिका रहित में 2 होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। और लिम्फोसाइट सबसे छोटा है। क्या है? छोटा है। तो यहां पर लिखा है लिम्फोसाइट कणिका रहित और संक्रमण रोधी, ये भी सही है। और मोनोसाइट सबसे छोटा लिखा है। आपने क्या लिखा है? बड़ा लिखा है। सबसे ऐसे नॉर्मल लिख उठा है तो छोटा लिख देना उसमें। तो सबसे मोनोसाइट सबसे छोटा नहीं बल्कि क्या है? ये बड़ा है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी वाला। तो हमारे डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के? 3। कौन कौन सा? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यहां से क्लियर हुआ? अगला सवाल बताना। संगीता के हाथ में चोट लग गई और रुधिर बहने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रुधिर बंद हो गया। रमेश सोच रहा ऐसा क्यों हुआ? तो रक्त का थक्का कौन बनाएगा? तो जवाब होगा थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट ही क्या होता है? इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत? ध्यान देना, रक्त को जमाने के लिए कई तरह के सवाल बनते हैं, जैसे विटामिन के। क्या? विटामिन के। कैल्शियम आयन। क्या? Ca++। क्या हो जाएगा? Ca++। इसके बाद होगा प्रोथ्रोम्बिन। क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। ये तमाम सवाल। इसके बाद हवा। क्या? हवा। ध्यान देना, हवा भी रक्त को जमाने में मुख्य भूमिका निभाती है। अगर चंद्रमा पर ब्लड बहना शुरू होगा तो रक्त जमेगा नहीं, धरती पर ही जमेगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हवा भरी हुई है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 35 का
सी 34 लगाना। एक वयस्क मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 से 80। वयस्क सामान्य अवस्था में हृदय की आवाज स्टेथोस्कोप से नापी जा सकती है। नवजात शिशु के हृदय की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। मानव रक्त का दाब स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। असत्य कौन सा है? कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ उत्तर दीजिएगा। कौन सा पदार्थ रक्त अस्कंदन को रोकता है? करता नहीं, ध्यान देना। क्या हो जाएगा? हेपेरिन और एक और होगा हिस्टामिन। क्या हो जाएगा? हेपेरिन और हिस्टामिन, दो दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना क्वेश्चन नंबर 36। ये ध्यान से लगाना। रक्त समूह की शुरुआत के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। AB रक्त समूह में कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन नहीं होता। दोनों तो होते हैं, A भी होगा और B भी होगा। गलत है। B रक्त समूह वाला व्यक्ति B और O वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, बराबर से लेगा। O सर्वदाता ही है। A वाला व्यक्ति A और AB को रक्त दे सकता है। A सर्वग्राही है, दे सकता है AB को, और A बराबर वाला है। तो गलत कौन सा हुआ इसमें? B वाला हो गया। अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर कौन सा होगा? कौन सा? रिसस समूह का बंदर। रिसस समूह का बंदर होगा ना। अच्छा, RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को दे सकता है? RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव को दे सकता है? दे सकता है। मामला गड़बड़ कब होगा? जब RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को। यह स्थिति खतरनाक है। पहली बार संभव है, पहली बार ओके, लेकिन दूसरी बार क्या हो जाएगा? मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। आगे बढ़िए। यह सवाल भी खूब आता है, इसका उत्तर ढूंढ के बताइए। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? या लाल रंग का होता है, कुछ अम्लीय होता है, फेफड़ों से कोशिकाओं। गलत कौन सा है? बी वाला, रोगों से प्रतिरक्षा नहीं करता। ठीक है, हाँ अम्लीय होता है। ब्लड की बात ना करो, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ना। ये सवाल बताना, अगर आपकी समझ मजबूत होगी तो लगा दोगे। और ए बी पक्का? ठीक है, ये बताना। गोल्डन कौन सा होगा? बॉम्बे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40। अच्छा, आप 41 है। 42, इसको बताना। शिराएं रक्त के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं। शिराओं में तुलनात्मक रूप में अधिक दाब युक्त रक्त रहता है। शिराओं में वाल्व नहीं होता। शिराएं मुख्यतः शुद्ध अथवा O2 युक्त रक्त का ही परिवहन करती हैं। कौन सा कथन गलत है? शिराएं मतलब वेन्स। तो क्या शिराओं को शरीर से विभिन्न भागों से रक्त हृदय, हाँ ये तो सही है। शिराओं में तुलनात्मक अधिक दाब युक्त, गलत है ना ये तो। शिराओं में वाल्व होते हैं, ये भी गलत है। शिराएं मुख्यतः शुद्ध रक्त का नहीं, अशुद्ध रक्त का। तो इनमें से सही केवल है, तो सत्य लगा देना। सत्य कौन सा है? केवल ए, ऑप्शन सी। शिराओं में वाल्व नहीं होते। शिराओं में वाल्व होते हैं, शिराओं में वाल्व होंगे ना, वाल्व धमनियों में नहीं होते। गलत लिखा गया ना, इसलिए हमने कहा गलत है वो। मानव हृदय का अध्ययन करिए, गलत कथन का चयन करिए। मानव हृदय रक्त स्थानांतरण और रक्तचाप के निर्धारण की भूमिका निभाता है। रक्त को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, और ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मानव हृदय दाएं और बाएं फेफड़े के बीच में दाहिने तरफ होता है, बाएं तरफ होगा ना। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं और कुल 4 वाल्व होते हैं। थोड़ा सा दोहरा लीजिए, यह है मानव का हृदय।
तो ऐसे ध्यान देना, ये बाहर का है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या बोलेंगे? झिल्ली। यहां पर भरा होता है द्रव, जो कि इसे झटके से क्या करेगा? झटका से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर, और इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये एक कक्ष, ये दो, ये तीन और ये चार। ऊपर के दोनों कक्ष अलिंद होते हैं। क्या होते हैं? अलिंद, दाहिना और बायां। अंग्रेजी में बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलेंगे? एट्रिया। नीचे के दोनों कक्ष आपको दिख रहे हैं, ये वेंट्रिकल है। क्या है? वेंट्रिकल। और ये राइट और लेफ्ट। पूरे हृदय को ऐसे बांट दोगे तो ये हिस्सा राइट और ये हिस्सा लेफ्ट का होगा। ध्यान देना, ये होती है वेन काबा या महाधमनी। क्या होगा? वेन काबा या महाधमनी। और इसी में होता है दो नोड, एक ऐसे नोड और एक एबी नोड। क्या हो जाएगा? एबी नोड। तो जो सबसे मेन हिस्सा है हृदय का, वो दाहिना आलिंद। क्या होता है? दाहिना आलिंद। दाहिने आलिंद में जो ऐसे नोड होता है, ये पेस मेकर का काम करता है और बिजली बनाता है। यहां से बनी हुई बिजली आती है किसके पास? ए के पास। इलेक्ट्रिसिटी या विभव उत्पन्न होगा, और इसी में छोटे छोटे पुरकिंजे फाइबर होते हैं। क्या होंगे? पुरकिंजे फाइबर, जो पूरे हृदय तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो ध्यान देना, ऐसे नोड में इलेक्ट्रिसिटी बनी, कहां आया? एबी नोड, और एबी नोड से कहां आया? पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसे नोड से एबी नोड से पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरह से पूरे हृदय तक हम विभव उत्पन्न करा पाते हैं। ये जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। और यह पल्मोनरी सिरा। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सिरा। और यह है पल्मोनरी धमनी। क्या हो जाएगी? पल्मोनरी धमनी। ठीक है ना? दोनों अपवाद होता है। पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा जिसमें शुद्ध। लगभग सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा, केवल एक में छोड़ के। किसमें? पल्मोनरी में। लगभग सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, केवल किसको छोड़ करके? पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके। अब ध्यान देना, जब हम कहा 3 गो हो गई, कहा महासिरा लिखा गया। अच्छा, वेन काबा मतलब महासिरा। चले, ठीक है, वेन का मतलब महासिरा था। तो अब हमारा जो ब्लड इंटर करता, ध्यान देना, कहां इंटर करेगा? तो जो प्रवेश द्वार है वो क्या होता है? महासिरा होता है। और महासिरा से कहां पहुंचेगा? दाहिने, और दाहिने लेन से फिर कहां पहुंचे? दाहिने, और यहां सीधे ऊपर निकल जाएगा। और ये क्या है? पल्मोनरी धमनी। और ये जो ब्लड है, ये कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, CO2 वाला। तो ये देखो, तो CO2 वाला ब्लड दाहिने तरफ भागा और इसी से निकल के पहुंच गया फेफड़े के पास, और फेफड़े ने O2 CO2 क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, और वहां से सीधे एंटर कहां से? पल्मोनरी सिरा से। तो आप ध्यान देना, ब्लड हमारा हमेशा एंटर करेगा सिरा से, वो चाहे महासिरा हो दाहिनी तरफ या पल्मोनरी सिरा हो बाईं तरफ, और ब्लड हमेशा बाहर निकले कैसे? धमनी से। तो अब जब यहाँ आएगा तो ये बायां आलिंद, और बायां से बायां निकले, एक साथ संकुचन हुआ तो फिर कहां चला गया? महाधमनी, और इस तरह से बॉडी में आ गया। तो ये हमारे हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश किया और 2 बार निकला। एक बार यहां से प्रवेश किया, फिर निकला, और फिर प्रवेश किया और फिर निकला। तो 2 बार प्रवेश और 2 बार अंदर। तो द्वि परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे दाहिने हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड और बाएं हिस्से में ऑक्सीजन, ये वाला ध्यान रखना है। और प्रवेश महासिरा और पल्मोनरी सिरा से, और निकलने वाला धमनी और महाधमनी से, ये ध्यान रखना है। कितने हमारे पास चैम्बर है? कुल 4, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका उत्तर बताइए। ऐसे नोड दाहिना आलिंद सही है, एबी नोड बायां आलिंद सही है, गलत है? पेरिकार्डियम परत सबसे बाहरी, एंडोकार्डियम सबसे आंतरिक, गलत कौन सा है? बी। एबी नोड और ऐसे नोड दोनों क्या है? दाहिने तरफ ही है। इसको बताना, हृदय की कार्यप्रणाली का तरीका। हृदय की कार्यप्रणाली का तरीका, हाँ, जिनका हॉस्टल होगा वो चले जाना है ना। हाँ, सुरक्षा से समझौता नहीं। ये वीडियो देखना बाद में घर पे जाके, यूट्यूब पर मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। हाँ, कहीं भी देख लेना। जी हाँ, कल का टाइम टेबल देखना। करंट अफेयर है सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक, और जियोग्राफी मैराथन है दोपहर 2 से रात्रि 9 बजे तक। मैं लगवा लूंगा, कल ही परसों लगवा लूंगा, उसमें क्या है।
हाँ। 2 का सुनिए, उसी में मैं अभी लगवा लूंगा भाई, नहीं है ना, हो सकता है को नॉलेज नहीं होगा। चलिए इसका बताना हम कर रहे हैं। ऐसे नोड से ए बी नोड से और पूरी फाइबर संपूर्ण कौन सा हो जाएगा? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 44 का ए, आपके यहाँ 45 होगा, 45 का ए। 46 बताना, 46 कितने पेस मेकर की आवश्यकता कब होती है? ऐसे नोड की खराबी होने पर हमें बाहर से क्या लगाना पड़ता है? पेस मेकर। सबसे पहला पेस मेकर कौन बनाया था? विल्सन ग्रेट बैच, विल्सन ग्रेट बैच। अगला सवाल 46 नंबर बताना, 46 46। हृदय में अशुद्ध रक्त दाहिने अलिंद में आता है और यहां से दाएं निलय से होता हुआ फेफड़े में जाता है। हृदय में शुद्ध रक्त फेफड़े से बाएं अलिंद और बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी तक जाता है। मानव में द्विपरिसंचरण तंत्र की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। गलत है ना? विलियम हॉर्बे, क्या नाम है? विलियम हॉर्बे। और मानव रुधिर परिसंचरण बंद स्वरूप है, बंद स्वरूप है ना, हमारा नसों में बहता है, बाहर खुला हुआ नहीं है। तो कौन सा उत्तर गलत है इसमें? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। कौन सा कारण हार्ट अटैक का है? रक्त की आपूर्ति की कमी, वसा का जमाव, उपरोक्त में से सभी। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो भी हार्ट अटैक की संभावनाएं प्रॉपर बढ़ जाती हैं, ठीक है ना? हाँ, अगला सवाल। ये सवाल ध्यान देना, यहां से प्रश्न बनेगा, उत्तर बताइए। कोरोनरी स्टंट हृदय धमनी को ब्लॉकेज को कम करना या समाप्त करना, सही है। कैथ लैब एंजियोप्लास्टी करने का स्थान, फेरामोन ओबल। हार्ट अटैक, ध्यान देना, अगर हम किसी बच्चे के हृदय के बारे में समझने का प्रयास करें तो बच्चे का हृदय कुछ ऐसा है, ध्यान देना। तो इसी हृदय के साथ आप देख रहे हैं, ये दाहिना अलिंद और ये बायां अलिंद, तो दोनों के बीच में एक छिद्र पाया जाता है ये, और इसी छिद्र को कहते हैं फेरामोन। क्या बोलते हैं? फेरामोन ओवल। जब बच्चा जन्म लेता है तो कई बार जन्म से पहले और कई बार जन्म के 1 सप्ताह या 15 दिन बाद जाकर के ये छिद्र अपने आप बंद हो जाता है। नहीं बंद होता तो डॉक्टर कहते हैं कि लड़का पैदा हुआ दिलों में छेद है। तो लोग घबरा जाते हैं, यार दिल में छेद हो गया, उनको लगता है कोई सुराख हो गया, जगह जगह पानी निकल रहा है। ये बहुत आसान तरीका है, कुछ ही मिनटों का ऑपरेशन होता है, वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक को बंद कर देते हैं। होता क्या कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ऑक्सीजन, और अगर ये ज्यादा दिन तक रह जाएगा तो बच्चा का शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, बीबीएस। और इससे बच्चा रोना शुरू कर देगा, सफोकेशन होगा, सांस की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। डॉक्टर देखते ही पहचान जाता है, तलवा नीला पड़ जाएगा, होंठ नीला पड़ जाएगा। तो ये जो हार्ट अटैक है गलत लिखा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? और अगर किसी बच्चे में पानी पी रहा है और उसमें किसकी समस्या आ गई है? नाइट्रेट की, यानी वहां पर नाइट्रेट का प्रदूषण हो गया है, तो इससे होता है मेथमोग्लोबिनेमिया। तो ये सवाल कई बार आया है, नाइट्रेट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, लेकिन वो सही उत्तर माना नहीं जाएगा। आयोग ने ये उत्तर मानना शुरू कर दिया, कौन सा? मेथमोग्लोबिनेमिया। तो याद रखिएगा, नाइट्रेट का प्रदूषण मेथमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा और फेरामोन ओवल का खुला होना क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। जहां पर हमारे हृदय की जांच होती है उसे कैथ लैब कहते हैं, एंजियोप्लास्टी कराना होता है। और ध्यान देना, कोरोनरी स्टंट मतलब ब्लॉकेज को बढ़ाना, जिससे कि वहां पर जगह की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो उत्तर कौन सा सही होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर बताना जरा। कृत्रिम हृदय ग्रुप में कौन सा कार्य करता है? एबिकोर, सिनॉर्डिया, फोनिक 7 या जार्विक 7? अब कॉमन सी बात है, ये जानकारी के लिए दिया गया है। जार्विक 7 सबसे पहला है ना, अभी चाइना ने बनाया एविकोर, सस्ता आता है, लगवा लेना बस। चलेगा कि नहीं चलेगा भरोसा कम रहता है। मार्केट में ये एडवांस आ गए, फोनिक्स और सिनाकॉर्डिया। तो ध्यान रखना, ये सारे हैं, नाम बदल के आ सकता है, क्योंकि जार्विक 7 का सवाल कई बार बना हुआ है। आगे देखिए, 49 के बाद 50। दुनिया का पहला, 51 नंबर होगा आपका, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। डॉक्टर क्रिस्टियन ब्रानार्ड, याद है? साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में, सही है।
भारत का पहला कृत्रिम हृदय 1994 में एम्स दिल्ली डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव, याद है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव की अध्यक्षता में हुआ था। जार्विक सेवन जो कि पहला मानव कृत्रिम हृदय है का विकास 1982 में, और बिल्सन ग्रेट बैच ने पहली बार कृत्रिम हृदय बनाया था। गलत है ना? इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने पेस मेकर बनाया था। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। अगला सवाल 51 नंबर आपकी तरफ से 52 नंबर। कई बार कुछ जीवधारियों के हृदयों की संख्या पूछी जाती है। जैसे स्तनधारी और पक्षी में कितने होते हैं? 4, और मछली में होता है 2। कितना होता है? 2। एक अलिंद और एक निलय। इसीलिए इनमें हमेशा कैसा रक्त होगा? अशुद्ध। कैसा होगा? अशुद्ध। मछली के हृदय में कभी शुद्ध रक्त प्रवेश नहीं करता, हमेशा कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। गलती है ये। मगरमच्छ अपवाद है। रेप्टाइल है ना ये, रेप्टाइल में 3 होता है, लेकिन मगरमच्छ कैसा है? अपवाद है, 4 है। मेढक भैया कितने हैं? 3 है। सही है, यहां से सवाल बन सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52 आपका है 53। श्वसन के दौरान आपको बताना है किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78.9% हम लेते हैं और उतना ही क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% इनटेक करते हैं, 17% बाहर निकालते हैं। और CO2 कितना लेते हैं और निकालते कितना है? ठीक है ना? तो यहां से सवाल बनेगा, हिट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 53, या आपका होगा 54। मानव फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक ये कौन सी है? वायुकोश या एल्वियोली। तो मानव का फेफड़ा बेहद आसान सा फेफड़ा है मानव का, जिसको मानव सिगरेट पी के खराब कर डाला है। तो ये जगह जगह आपके यहाँ खेल होता होगा, देखा गुब्बारा निशाना वाला, 20 रुपए में 5 निशाना। तो वैसे गुब्बारे जैसे हमारे फेफड़े में होते हैं, और यहीं पर क्या होता है? वायुकोश जो है ये बॉडी में ब्लड में O2 भरता है और CO2 बाहर कर देता है। यानी गैसों का क्या कर रहा है? विनिमयन, गैसों का विनिमयन हो रहा है। इसलिए फेफड़ों को गैसों का बाजार कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैसों का बाजार। तो विकल्प क्या हो गया? ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए 54। गलत बताना। काकरोच श्वास रंध्र से, केचुआ त्वचा से। गलत कौन सा हो गया? डाल्फिन सा कौन सी है? डाल्फिन होती है आपकी स्तनधारी, और वाकई बाहर सांस लेती है ना। हाँ, डी वाला हुआ। 55 लगाइएगा, आपका 56 होगा। पूछा है मछलियों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में धीमी होती है और तेज होगी ना, क्योंकि स्थल की तुलना में जल में हवा की कमी होती है, तो और तेजी सांस लेंगी। एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। मानव द्वारा खींची गई हवा जो फेफड़े में प्रवेश करती है उसमें ऑक्सीजन 21 होती है, और जो छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन। तो गलत कौन सा इसमें? केवल एक। तो ए वाला विकल्प चिन्हित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके हिसाब से, 56 हमारे हिसाब से। क्रेब्स चक्र कैसा चक्र होता है? वायवीय श्वसन होता है ना। हाँ, और EMP कैसा होता है? EMP पाथवे ये होता है अवायवीय। कैसा होगा? अवायवीय होगा। ठीक है, इसमें टोटल कितना मतलब 2 ATP। कितना मतलब है? 2 ATP। और इसमें कितना मतलब 36, कितना 36 ATP एक अणु ग्लूकोज से। उत्तर क्या हो जाएगा? वायवीय। टोटल 36 2 38 होता है ना। टोटल हमारे पास एक अणु ग्लूकोज से कितने ATP मिलेंगे? 38 ATP। अगला सवाल 57। सुई चुभने पर कौन से अंग जो है दर्द को महसूस नहीं करते? क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क में सेंस देने की क्षमता स्वयं में नहीं है, दूसरे के साथ करता है। मस्तिष्क में सुई भाला बल जो भी चुभना चुभो दीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, मर जाएगा आदमी, अलग बात है खुद दर्द नहीं होता उसको। आगे बढ़िए। अगला है मानव शरीर का तापमान बताना जरा। ना बढ़ता है और ना, विकल्प नंबर सी 58 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो अपना तेजी से लगाते रहेंगे, है ना। YouTube पे लोग बने हुए हैं, मैं देखा भाग तो नहीं गए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जो YouTube पर देख रहे हैं हाँ ठीक ठीक। चलिए अगला बताना। न्यूरॉन में जन्म के बाद विभाजन बंद हो जाता है। आंतरिक कर्ण के निमित्त आने पर बहरापन। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा भूख प्यास की स्थिति दर्शाता है। भूख प्यास प्यार मोहब्बत घृणा दुख दर्द किसका होगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा का। ठीक है, तो भूख होना, प्यास लगना, मोहब्बत प्यार घृणा जो भी है ये किसका होगा? हाइपोथैलेमस का। मेडुला ऑब्लिंगेटा इसमें भूमिका नहीं निभाता। मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारे ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है और ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण
करता है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा होगा? केवल 4 होगा। 59 का 4 लगा दीजिएगा। आगे है आपका 61। लेकिन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मानव शरीर की सभी ग्रंथियों और उन पर नियंत्रण कौन है? हाइपोथैलेमस। एक्स आपका 62 और इधर 61 लिखा है। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं और संस्मरण क्षमता को बढ़ाता है। अनुमस्तिष्क है मुद्रा, समन्वय और संतुलन। मेडुला ऑब्लिंगेटा श्वसन और पाचन पर नियंत्रण। हाइपोथैलेमस दृश्य और ग्रहण। गलत है, हाइपोथैलेमस नहीं होता, बल्कि दृश्य और ग्रहण के लिए मध्य मस्तिष्क। कौन सा? मध्य मस्तिष्क। ऑडियो और वीडियो के लिए कौन काम करेगा? मध्य मस्तिष्क काम करता है। बाकी मेडुला ऑब्लिंगेटा जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, पाचन, निगरना, हृदय की गति, उस पर नियंत्रण करेगा। सेरेबेलम पिछड़ा है मुद्रा, समन्वय। डांस करना, डांस के दौरान विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं दिखाना और रस्सी पर चलना, नई बातों को सीखना, ये सारा काम सेरेबेलम का है। ठीक है, आंख मारना ये भी किसका है? सेरेबेलम का है। क्योंकि सारा किस पे कर रहे हो आप? नियंत्रित समन्वित तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक हीरोइन बहुत फेमस हुई थी ना, ऐसे ऐसे कुछ, प्रिया प्रकाश वैरियर। तो किसी ने बना, मीम वाले होते हैं, तो उसने ऐसे ऐसे किया और मोदी जी वही कर रहे थे एक्सरसाइज, गिरने वाला, तो उसने ऐसे ऐसे किया, मोदी जी गिर गए। गजब का बनाते हैं सब। आगे बढ़ते हैं। नवाचार और आविष्कार, सेरेब्रम। सेक्स की इच्छा, यह है वह हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? दृश्य और श्रवण क्षमता, कठिन नृत्य प्रणाली, अनुमस्तिष्क। तो उत्तर कौन सा हो गया आपका? बी वाला। 62 या 63 का बी वाला उत्तर लगा लीजिएगा। अगला सवाल 63 देखिएगा। मानव का मस्तिष्क कौन सा भाग उल्टी और बमन और भोजन निगलने में मुख्य भूमिका निभाता है? उत्तर हो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा। सब अनैच्छिक क्रिया है ना ये। मानव मस्तिष्क का कार्य भूख, प्यास, उपरोक्त में से सभी। आल कर देना, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, पैर में कांटा चुभ जाने पर प्रतिक्रिया कौन देगा? मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड देती है ना। ये रिफ्लेक्स एक्शन। कैसा एक्शन है? रिफ्लेक्स। कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, मेरु 31 होती है, और टोटल कितना हो गया? 31 और 12। ये भी सवाल पूछ लिया था एक बार, ध्यान देना। ऑडिटरी नर्व ध्वनि, अल्फैक्टरी आंख नहीं, अल्फैक्टरी गंध। किसके लिए? गंध के लिए होती हैं। आंख के लिए होती हैं ऑप्टिक। कौन सी होती हैं? ऑप्टिक नर्व होती हैं। तो उत्तर नंबर कौन सा हो गया? डी वाला। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बताना, 67 या 68। मिर्गी या एपिलेप्सी। देखो, मिर्गी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे होते हैं, ये किसी एक इलाके में तेजी से निकल जाते हैं, और जब तेजी से निकल जाते हैं तो इंसान को झटका आता है। मिर्गी कोई बीमारी नहीं है, ध्यान देना, एक मानसिक समस्या है ये, और इसे बीमारी नहीं माना जाता है। हालांकि जीवन पर्यंत चलने की समस्या है। जिसको मिर्गी है वो आज हुई सही हो सकता है, 10 साल बाद दोबारा आ सकती है। और दवाओं के ओवरडोज और मस्तिष्क पर चोट लगना प्रमुख कारण है। बुढ़ापे की समस्या नहीं है, बच्चों को हो जाती है, और खासकर गर्भावस्था में इसकी समस्या जन्म तब लेती है जब माँ बहुत दुखी होती है। ध्यान देना, अगर माँ दुखी है, बार बार किसी समस्या को लेकर रो रही है, तो बच्चा जन्म लेगा तो उसको तत्काल रोएगा नहीं। अगर बच्चा 3 मिनट तक नहीं रो रहा है तो लिख के रख देना कि इसको आगे आने दिनों में मिर्गी पकड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि जल्दी से उसे क्या किया जाए? उल्टा लटकाया जाए, और उल्टा लटका के पीठ पर थपकी मार के जल्दी से रोने का प्रयास करवाया जाए। नहीं तो ब्रेन में ऑक्सीजन कमजोर होगा और उसे आगे चल के मिर्गी की संभावना बढ़ जाती है। मिर्गी सामान्य तौर पर अनुवांशिक भी है, पूरी तौर पे नहीं है, सामान्य तौर पर है। कई बार पारिवारिक स्थितियों के आधार पर यह क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ती रहती है। मिर्गी आने पर कभी भी जूता नहीं सूंघाना चाहिए। कर लेते हैं 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक झटके बने होते हैं और मुंह से झाग आता है। उसके बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जूता सूंघाते हैं, गंदा मोजा सूंघाते हैं, दूर दूर से बुलाए जाते हैं सूंघाने वाले। गजब कहानी है। रमेश की दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए हैं। सारी यादें हो रही है, कह रहे हु आर यू। किसको? संगीता को। ये एकदम चिंतित हैं, पकड़े बैठी हुई हैं।
रमेश का मस्तिष्क कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? सेरेब्रम, सबसे बड़ा हिस्सा होता है याददाश्त के लिए, वही होता है। आगे बढ़ते हैं। 69, शराब पीने के बाद मेरा दोस्त क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। बैलेंस यही देता है ना, बॉडी में बैलेंस देने का काम है ये। शराब पीने के बाद सेरेबेलम कमजोर होता है और आप बैलेंस फिर झूम झूम के चलते हो। इसको बताना। रमेश भयानक फिल्म देख रहे हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, गला सूख जाता है, क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएंगे। इसको बताना। जीवा का स्वाद, हमारे पास एक जीभ है, ऊपर हिस्सा कड़वा, कैसा होता है? कड़वा। इन दोनों किनारों पर कैसा? खट्टा, है ना? और नीचे आएंगे तो नमकीन, क्या हो जाएगा? नमकीन। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? मीठा। तो लगाओ जरा। अग्र क्षेत्र मीठा सही है, पार्श्व खट्टा सही है, अग्र पार्श्व क्षेत्र तीखा गलत है। कौन सा? सी वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखना। 72, 72 लिखा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। आमाशय में भी तो होता है, फिर छोटी आंत में होता है। ज्यादा होता नहीं, केवल लिखा है ना, तो केवल शब्द आएगा तो अच्छा शब्द नेगेटिव शब्द होता है ना, गलत कर देंगे। अग्नाशय में से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम निकलता है और वो क्षुद्रांत में बिल्कुल निकलता है ना। एक निकलता है लाइपेज, एक निकलता है एमाइलेज और एक निकलता है ट्रिप्सिन, है ना। तो इसमें ए गलत है लेकिन आर, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला, विकल्प नंबर डी। 73 देखना। 73 आमाशय कौन सा हो जाएगा? आमाशय से क्या निकलता है? HCl निकलता है ना। तो एक अचार, छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बड़ी आंत जल का अवशोषण और यकृत क्या हो जाएगा? सही, सबसे बड़ी, विकल्प नंबर बी। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे थे उनको भी ढेर सारा धन्यवाद है। हम एक कक्षा भी और लेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार और वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।